हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की अध्याय 4 का भाग 3 करेंगे। इससे पहले के दो भाग हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था लैंगिक मसले के बारे में और धर्म के बारे में। आज की इस क्लास में इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक रह गया है दैट इज जाति। हम जाति के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले के जो भाग हमने अपलोड किए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। उसी के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को भी कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इसमें हमें समझना है, पढ़ना है जाति के बारे में। जाति और उस जाति में जब राजनीति आ जाती है, जाति के आधार पर राजनीति होने लगती है, तो उसका क्या हमारे समाज पर फर्क पड़ता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जाति और राजनीति, भारत में जाति व्यवस्था जो चल रही है उसके बारे में हमें जानना है और उसमें राजनीति किस तरह से होने लगती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सबसे पहले भारत में ये जो जाति व्यवस्था है वो कहाँ से आई, कैसे आई। वस्तुतः हमें अपने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले एक और व्यवस्था चलती थी, उसको समझना होगा। वो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। देखिए, प्राचीन काल से हमारे भारतीय समाज में एक व्यवस्था चलती थी जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। वस्तुतः किसी भी समाज को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे प्राचीन भारत में इसकी ज़रूरत थी और उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया है। तो हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो वर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, इसमें 4 क्रम में लोगों के कार्य के आधार पर बांट दिया गया है। जैसे किसी भी देश को ग्रो करने के लिए, समृद्धशाली बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए इन चारों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखेंगे इस वर्ण व्यवस्था के तहत जो सबसे आगे आने वाले थे वो ब्राह्मण थे, उसके बाद जो आने वाले थे वो क्षत्रिय थे, उसके बाद आने वाले वैश्य थे और सबसे लास्ट में जो आने वाले थे वो शूद्र थे। तो इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। जैसे किसी भी समाज में हर काम अच्छे से होता रहे उसके लिए कुछ जानकार समझदार लोग होने चाहिए। तो वो जानकार समझदार लोग जो सभी लोगों को शिक्षित कर सकें, सभी लोगों को ज्ञान दे सकें कि कोई कार्य कैसे हो सकता है, तो वो कार्य करते थे ब्राह्मण लोग। वो पूरे समाज को शिक्षित करने का कार्य करते थे। सभी समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करके एक अच्छे समाज को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई भी समाज जब तक ग्रो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उस समाज को बढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स ना हो, अच्छे गुरु ना हो। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय ये कार्य ब्राह्मणों का हुआ करता था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये काम बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारे के सारे वो काम करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्षत्रिय, किसी भी देश को उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत होती थी। तो उस समय वो कार्य जो करते थे अपने देश की सुरक्षा का, अपने समाज की सुरक्षा का कार्य जो करते थे उस समय वो क्षत्रिय लोग करते थे। इसी तरह से कोई भी समाज ग्रोथ जब कर पाएगा जब उस समाज में व्यापार काफी अच्छा होगा। व्यापार अच्छा नहीं होगा तो वो समाज, वो देश ग्रो नहीं कर पाएगा। तो व्यापार करने की जिम्मेदारी जो थी वो वैश्य वर्ग के ऊपर थी। वो व्यापारी वर्ग था। कंपनी, कारखाने, उद्योग जो भी कुछ उस समय जो चलता था वो सारे के सारे कार्य जो थे वो वैश्य लोग करते थे। वहीं हम नीचे सबसे जो लास्ट में दे रखा है दैट इज शूद्र वर्ग। ये शूद्र वर्ग आज के समय में और उसके समय में, उस समय के समय में देखेंगे, प्राचीन भारत के समय में देखेंगे तो शूद्र, जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें
किसी भी समाज को बढ़ने के लिए मजदूर वर्ग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए जो व्यापारी हैं व्यापार करेंगे तो वो व्यापार किस वस्तु का करेंगे, तो मजदूर लोग जिस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे, घरों में बनाएं, कंपनी कारखाने में बनाएं या कहीं भी बनाएं, तो वो लोग जो काम को करेंगे, किसी नई वस्तु का उत्पादन करेंगे, सर्जन करेंगे, तो वो कौन थे, वो शूद्र लोग होते थे। तो इस तरह से भारतीय वर्ण व्यवस्था को किया गया था। अब आप इसको नीचे से देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक समाज है, कोई भी एक देश है, उस देश में सारे लोग कार्य कर रहे हैं। कार्य करने वाले मजदूर हो सकते हैं, सर्विस देने वाले हो सकते हैं, चाहे हम देखें तरह तरह के कंपनियों में प्रोडक्शन करने वाले लोग हों, वो अपनी मेहनत के पसीने से काम करके क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। शूद्र का मतलब यहाँ है शूद्र, पसीने से, जो लोग अपने मेहनत का पसीना बहा बहाकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनको शूद्र कहते हैं। वो अपनी सर्विस दे रहे हों, चाहे मेहनत कर रहे हों, मजदूरी कर रहे हों या कोई नई वस्तु का सर्जन कर रहे हों, तो वो कार्य करने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे इस श्रेणी में आते थे। अब मान लीजिए ये शूद्र वर्ग जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, वो सारी की सारी वस्तुएं जब निर्माण करते रहेंगे तो उनका व्यापार कौन करेगा। तो जो नीचे से जो फर्स्ट वर्ग था वो सारी वस्तुओं का निर्माण करता था, तो उनका व्यापार कौन करता था, तो वो वस्तुएं ये जो वर्ग था बनाता था, और ये जो वैश्य वर्ग है, ये वर्ग जो है उन वस्तुओं का व्यापार करता था। क्योंकि ये उत्पादन करते थे तो ये व्यापार नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग इसमें से भी व्यापार करते हों, लेकिन ये लोग जो थे वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का सर्जन करते थे अपनी मेहनत, खून पसीने को बहाकर, तो उस वस्तुओं का व्यापार जो करते थे वो करते थे वैश्य वर्ग के लोग। वहीं ये लोग जो व्यापार करते थे तो पैसा आता था, धन दौलत आती थी, तो उसकी सुरक्षा भी तो की जानी चाहिए, ऐसे में तो हर कोई लूट ले जाएगा। तो ऐसे लिए सैनिक वर्ग तैयार किया गया, जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, जो योद्धा थे, वीर योद्धा थे, वो क्षत्रिय होते थे, तो वो कार्य क्षत्रियों के ऊपर आ गया। अब ये सारे के सारे काम सुचारू रूप से कैसे हो पाए, कैसे वीर योद्धा कौशल वाले तैयार किए जा सकें, कैसे अच्छे अच्छे व्यापारी कैसे नए नए कार्य कर पाएं, और वहीं उत्पादन बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सके, ये सारे कार्यों की जिम्मेदारी, उनको प्रशिक्षण देने की, तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो ब्राह्मण समाज के ऊपर थी। तो इस तरह से ये हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था चल रही थी। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें, अगर हमारे देश में अच्छे अच्छे उत्पादक होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, वो बनाएगा कौन, तो वो बनाएगा मजदूर वर्ग। तो आज के समय में हम इस शूद्र वर्ग को देखें तो वो मजदूर वर्ग के रूप में हम देखने को मिलता है। वहीं हम आज के जो हमने प्रोडक्ट किया, मजदूर वर्ग ने जो प्रोडक्ट किया, उसका व्यापार जो करता है, तो आज के समय में वो व्यापारी वर्ग होता है। इसी तरह से हमारे देश की रखवाली करने के लिए जो सेनाएं होती हैं, फोर्स जो होती है, वो आज के समय में पहले क्षत्रिय हुआ करती थी, लेकिन आज वो सैनिक होते हैं जो हमारे देश की सेवा करते हैं। और वहीं ब्राह्मण जो प्राचीन भारत में जो होते थे, आज के समय में टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो अपने ज्ञान से दूसरे समाज के दूसरे लोगों को और ज़्यादा बेहतर करते हैं, जिससे कि ये एक जो सामाजिक व्यवस्था है काफ़ी अच्छे से चल पाए। इस तरह की ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर चलती थी। और आगे हम देखते हैं तो यही जो व्यवस्था थी, यही जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसकी नासमझ, इसकी कई सारी परेशानियों को मिलाकर क्या कर दिया गया, इसमें कई सारे परिवर्तन कर दिए गए, और आज ये जो व्यवस्था है बदलकर जाति व्यवस्था में बदल गई। चलिए अब इस वर्ण व्यवस्था को हम एक और तरीके से समझ लेते हैं कि वो प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। देखिए, ये एक कोई पिता है पी, ये पिता है और इसके 4 पुत्र हैं। ये है ब्राह्मण, नहीं, ये इसके 4 पुत्र हैं, ए, बी, सी और डी। ये इसके 4 पुत्र हैं।
एक पिता है, किसी भी समुदाय का नहीं है, ये मान लेते हैं। ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। 4 उसके पुत्र हैं। अब इसका ये जो पुत्र था ए, इसने क्या करना शुरू कर दिया। यह जो ए पुत्र था इसका, इसने बहुत सारे कार्य सीखे, जिसमें इसने बहुत सारा ज्ञान लिया, ज्ञान अर्जित किया, एक शिक्षक के रूप में तैयार हो गया। अब शिक्षक के रूप में तैयार हो गया तो ये क्या कर सकता था, दूसरे लोगों को शिक्षित कर सकता था। सभी क्षेत्रों में वो लोगों को सैनिक बनना, युद्ध लड़ना सिखा सकता था, व्यापार करना सिखा सकता था, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कैसे बने इसके बारे में बता सकता था। तो इसका यह जो कार्य था, दूसरे लोगों को शिक्षित करना, उन्हें योद्धा बनाना, उन्हें व्यापार करने के बारे में शिक्षा देना, और उन्हें मजदूर वर्ग में जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार जो किए जाते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण कैसे हो, उनके बारे में ये ज्ञान देता था बाकी तीनों वर्गों को। इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। वहीं हम देखें, इसी का एक पुत्र जो था वो था योद्धा बन गया। वो क्या, बहुत अच्छा उसने ट्रेनिंग ली युद्ध करने की, लड़ाई लड़ने की, तो वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही पिता का दूसरा पुत्र क्या हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया। एक तीसरा पुत्र था जो सी था, ये वैश्य बन गया। यानी इसने अपना काम करने का जो व्यवसाय चुना कि मैं व्यापार करूंगा, मैं सामानों को खरीदूंगा, दूसरी जगह बेचूंगा। तो इसने क्या किया, अपने आप को व्यापार में ढाल लिया, व्यापारिक क्या काम करने लगा। तो इस तरह से एक ही पिता का जो तीसरा पुत्र था वो क्या करने लगा, अब व्यापार करने लगा। इसी तरह से जो चौथा पुत्र था उसका, वो मजदूरी करता था, अपने खून पसीने से नए नए कार्यों को करता था, उत्पादन करता था। इसी तरह से देखा जाए तो उसके एक पिता के पुत्र जो 4 थे वो 4 अलग अलग कैटेगरी में शामिल हो गए। अब यही कैटेगरी क्या हो गई, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कैसे हो गई। यहां पर हम देखें तो ये जरूरी नहीं, अब मान लीजिए यह जो व्यक्ति था डी, इसका जो पुत्र था डी, यह पुत्र क्या है, अगर इसका भी कोई 2 पुत्र हैं और एक पुत्र ने क्या कर लिया, अच्छा ब्राह्मण यानी शिक्षा देने का कार्य सीख लिया, यानी उसने ऐसी ज्ञान विद्या सीखी कि वो अब सभी लोगों को ट्रेंड कर सकता है। ऐसे में इसका जो शूद्र था उसका पुत्र भी ब्राह्मण बन सकता है, उसका पुत्र भी क्षत्रिय बन सकता है, इसका पुत्र क्षत्रिय बन सकता है, इसका पुत्र वैश्य बन सकता है, इसका पुत्र शूद्र भी बन सकता है। यानी अगर यह जो कार्य करता रहा, यही जो करता रहेगा तो ये शूद्र वाली श्रेणी में आएगा। अगर इसका पुत्र अगर जो बहुत कुछ सीखकर ज्ञान अर्जित करके दूसरों को शिक्षा देने लगा तो वो क्या हो गया, वो ब्राह्मण बन गया। तो इसी तरह से क्या होता चला गया, ये वर्ण व्यवस्था कार्य करती थी। लेकिन कुछ अब यहाँ पर जो लोग थे, जो जैसे इसका ए पुत्र था, इसने अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर दिया। कुछ इसमें गलत भावनाएं भी आ गई जिसके कारण ये व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। जैसे मान लीजिए अब इसके 4 पुत्र थे, अब चारों पुत्रों में कोई ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे, वो मजदूरी ही करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ना तो वो एक अच्छा शिक्षक है, ना एक अच्छा योद्धा है, और ना ही उसमें व्यापार करने की कोई कौशल है। तो अपना जीवन यापन तो वो करेगा, कैसे करेगा, फिर वो मजदूरी करेगा। तो इस तरह से यहाँ जो होना चाहिए था, उसके जो 4 पुत्र थे वो मजदूरी वाले वर्ग में आ जाने चाहिए थे, यानी कि शूद्र वर्ग में आ जाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों में ज्ञान ना होने के बावजूद भी अपने पुत्रों को ब्राह्मण वाली श्रेणी में रखने की कोशिश की, जिस कारण इस व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई, जिसके कारण यह जो वर्ण व्यवस्था थी जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। इधर हम बात करें, देखें तो यहाँ पर भारत में जो मौजूद जाति व्यवस्था थी वो अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से पृथक है। और इस तरह से जाति व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था का एक बिगड़ा हुआ रूप है। एक लोगों के द्वारा इसका गलत उपयोग करके एक ही
जो वर्ग के लोग थे उनको एक ही कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसीलिए यह जो लोग थे, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऊपर वाले जो 3 श्रेणी के लोग थे, इन्होंने अपने आप को अग्रणी जाति के लोग माना, और ये जो थे अपने साथ भेदभाव को देखते हुए इनके साथ हर जगह भेदभाव होता था, इसलिए ये पिछड़ी जाति के लोगों में शामिल कर गए। यानी कि ये लोग अपने आप को पिछड़ी जाति का समझने लगे और ये लोग अपने आप को अग्रणी जाति का समझने लगे। तो इस तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसी का बिगड़ा हुआ रूप ये हमारे भारतीय समाज में आज जाति व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। भारत में जो मौजूद जाति व्यवस्था है वो अन्य समाजों में मौजूद जाति व्यवस्था से या अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से काफ़ी ज़्यादा पृथक है। कैसे पृथक है, तो इसके 3-4 पॉइंटों पर हम डिस्कस करते हैं। एक है कि एक ही जाति के भीतर रोटी और बेटी के संबंध। हम देखें भारत में जो जातीय व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में एक ही जाति के लोग जो होते हैं रोटी और बेटी का संबंध रखते हैं। इसका मतलब है कि वे लोग एक ही पंक्ति में बैठकर खा सकते हैं और एक ही जाति के अंदर अपनी बेटियों का विवाह कर सकते हैं। तो ये भारत में ही होता है। आगे देखें हम, अगला पॉइंट है कि पेशे का वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता। और देखें तो भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसमें पेशे का वंशानुगत कर दिया गया। जैसे हमने देखा कि इसका पुत्र डी है। डी पुत्र कैसे है, क्योंकि ये कुछ नहीं पढ़ा लिखा नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, तो ये मजदूरी का काम करने लगा। अब इसका पुत्र भी क्या हो गया, मजदूरी ही रहेगा, चाहे पढ़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक तरह से देखें तो वो नीचे ही श्रेणी में रहेगा, यानी कि पिछड़ी ही वर्ग में रहेगा, अगली श्रेणी में नहीं जा सकता। और साथ ही साथ इसको रीति रिवाजों की भी मान्यता हो गई कि तुम्हारा पुत्र लोहार का काम करता है तो इनका भी पुत्र लोहार का ही काम करेगा। तुम्हारा पुत्र अगर बढ़ईगिरी का कार्य करता है तो उसका पुत्र भी एक बढ़ईगिरी का ही कार्य करेगा। इस तरह से रीति रिवाजों की मान्यताएं भी उनके साथ जोड़ दी गई। अगला पॉइंट आता है, एक ही जाति के लोग एक ही प्रकार के कार्य देश भर में करने लगे। अब हम देखें पूरे भारतवर्ष में जो लोग एक ही जाति के हैं वो कहीं भी रहते हों वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। सोनार जाति के लोग हैं तो पूरे भारतवर्ष में वो सुनार का ही काम करेंगे, और जो लोग कुम्हार जाति के हैं जो बर्तन बनाने का कार्य करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में बर्तन बनाने का ही कार्य करेंगे। लोहार हैं वो पूरे भारतवर्ष में लोहारगिरी का ही कार्य करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो एक ही जाति के लोग कहीं भी रहें लेकिन वो एक जैसा ही कार्य करते हैं। ये भारतीय जाति व्यवस्था की एक मान्यता है। अगला पॉइंट आता है छुआछूत। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भारतीय समाज में जो पिछड़े लोग थे, ये जो देखा हमने डी जो सबसे पिछड़ा था, शूद्र था, क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था तो इसको क्या कर दिया गया, इसको निचली जातियों में कर दिया गया और ये अग्रणी जाति के लोग थे, इसके साथ ग्रहणा का व्यवहार करते थे, छुआछूत को इसके साथ मानते थे। यानी कि इसके साथ ना तो बैठ के खाना खा सकते थे, ना ही इसको अपने समाज में बैठने की उम्मीद की जाती थी कि ये लोग इनकी समाज में बैठेंगे, और इनको घृणा की नज़र से देखा जाता था। क्योंकि वास्तुतः यहाँ ये बात तय हो गई कि जो लोग सफाई का कार्य करते हैं वो लोग उच्च लोगों के साथ ना तो रह सकते ना बैठ सकते, तो इस तरह से इस श्रेणी के जो लोग थे उनके साथ घृणा का व्यवहार किया जाने लगा। उसी को छुआछूत कहते हैं। देखा जाए तो जो छुआछूत है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर ये फैला था। इसको ख़त्म करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए कई सारे प्रयास भारतीय समाज में किए गए। कुछ लोग जो थे इन्होंने बड़े पैमाने पर इस छुआछूत को हटाने के लिए कार्य किया। उनमें सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इन्होंने अपने आंदोलनों के जरिए लोगों को बताया कि यह कोई अलग लोग नहीं है,
ये लोग भी हमारे जैसे ही लोग हैं, इनके साथ हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करना चाहिए। इसी तरह से ज्योतिबा फूले थे, पेरियार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो आप क्या कहने। इन्होंने तो भारतीय संविधान में पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए जो जो कार्य किए, साथ ही साथ इन्होंने कई ऐसे कार्य किए पिछड़ी जातियों को लेकर, जो लोग अग्रणी जातियों के साथ आए, यानी समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए, उन लोगों को उनके बराबर लाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। इन्होंने भारतीय संविधान को लिखते समय उन सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखा। अगला पॉइंट आता है भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में परिवर्तन। भारत में यह जो जाति व्यवस्था थी, यह जाति व्यवस्था की जो संरचना थी उसमें परिवर्तन कैसे आया, तो आज के समय में हम देखेंगे पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे, अब वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर करके शहरों में रहने लगे। काम की तलाश में या कोई उद्योग रोजगार की तलाश में वो लोग गाँवों को छोड़ छोड़कर शहरों में रहने लगे, जिसके कारण शहरीकरण हुआ। अब लोगों में क्या होने लगा, अब कोई भी लोग किसी भी कार्य को करने लगा, जिसके कारण यह जाति व्यवस्था की जो श्रेणी थी, व्यवस्था थी, अब ये धीरे धीरे खत्म होने लगी। वहीं हम देखेंगे महापुरुषों के प्रयास। हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण आज हमारे समाज में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत हद तक अब इसका काम जो है खत्म होता जा रहा है। वहीं हम देखें आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति के कारण हमारे देश में जाति व्यवस्था जो है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि आज हम देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं वो जाति को देखकर शादी नहीं करते, जाति को देखकर लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते, वो अपने लेवल का देखते हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, वो वहाँ जाति से कोई संबंध नहीं रखते। अपनी बेटी का विवाह, अपने पुत्र का विवाह अपने बराबर के लोगों में करते हैं। तो ये सब हुआ आर्थिक विकास के कारण। अगला है पेशा चुनने की स्वतंत्रता। हम देखते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, हमारी जाति व्यवस्था में एक जाति के लोग एक ही कार्य करते थे पूरे भारतवर्ष में। वहीं अब क्या हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद सभी को पेशा चुनने का अधिकार था। अब चाहे बढ़ई का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बढ़ई का व्यापार भी कर सकता है, बढ़ई का बेटा एक टीचर भी हो सकता है। इस तरह से अब जो ये जो जाति प्रथा है धीरे धीरे हमारे देश में खत्म होती चली जा रही है। वहीं साक्षरता और शिक्षा, साक्षरता पहले देखा जाए तो हमारे देश की जो साक्षरता दर थी बहुत ही ज़्यादा लो थी। अब हम देखें तो हमारे देश की साक्षरता व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। हमारे देश में अब जो है शिक्षा का स्तर लगभग 84% तक पहुंच गया और शिक्षा का बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर फैला हुआ है। अब शिक्षा छोटे से छोटे गांव में रहने वाले लोगों को भी मिल रही है, जिसके आधार पर अब लोगों के अंदर किसी के साथ भेदभाव करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। आज के समय में हम देखें, एक ही होटल में जो लोग खाना खा रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बराबर की टेबल में किस जाति का लोग बैठे हैं, किस धर्म के लोग बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब, सभी लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। और देखें तो आज के समय में हमारे जो समाज में हमारी बस के बराबर सीट में कौन जाति का लोग बैठा है, कौन नहीं बैठा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग मिलजुल कर आपस में बैठकर चले जाते हैं। लेकिन वस्तुतः यह जो जाति व्यवस्था पहले थी ये बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। पहले ऐसे लोगों के साथ छुआछूत चलता था, उनके साथ ना तो भोजन कर सकते थे, ना उनके साथ बैठ सकते थे। इसी तरह से देखा जाए तो गांव में जमींदारी जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और जाति व्यवस्था का धीरे धीरे से अंत होने लगा, क्योंकि पहले गांव में जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और उसी ज़मीन को लेकर लोग जो थे क्या करते थे, खेती उस पर करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे आज़ादी के बाद ये जमींदारी व्यवस्था ख़त्म हो गई, तो ऐसे में अब कोई ना तो आगे है ना कोई पीछे है, लगभग सब अब धीरे धीरे बराबर होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था थी उसमें कई सारे परिवर्तन आए। अब हम आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जातिवाद। अब तक तो सारा कुछ सही था, कोई परेशानी नहीं, ऐसा एक समाज में होता है। कुछ एक गलतियां थी उसको सुधारने का हमारे
देश के लोगों ने, हमारे देश के संविधान ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया, जिससे कि जो लोग अपने आप को कमज़ोर और पिछड़ा समझते हैं उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन परेशानी तब आती है जब जाति में जातिवाद आ जाता है। यानी मैंने पहले ही बताया, जातिवाद एक विचार है। जिस तरह से हमने देखा कि संप्रदायवाद, जिसमें क्या हो गया, धर्म में जब एक दूसरे के संप्रदाय के लोग आपस में टकराने लगे तो वो संप्रदाय हो गया। इसी तरह से जातिवाद हम देखें तो जातिवाद में भी क्या हो गया, जब एक ही जाति के लोग अपने आप को हायर मानने लगे, अपनी ही जाति के कुछ लोगों को पीछे छोड़ने लगे, जिसके कारण भारतीय समाज में जो जातिवाद आया उसने एक और ज़्यादा गहन रूप ले लिया। राजनीति में जाति के लिए विविध रूप। अब राजनीति में जाति जो आई उसके विविध रूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जिसके कारण राजनीति में जाति हमने देखने को मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजनीति में जाति के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट लिखने हैं, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जाति में, जो राजनीति में जाति के कौन कौन से रूप होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जातियों के हिसाब से उम्मीदवार का चयन करना। हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं उस समय जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वो क्या करती हैं, अपने उम्मीदवार को जो खड़ा करती हैं वो देखती हैं कि कौन सी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जिससे कि वो जीतने के चांसेस ज़्यादा रहें। ऐसे में वो देखती हैं कि जिस क्षेत्र में जो बहुसंख्यक जाति हैं उसका व्यक्ति को खड़ा करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि उसके जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि एक जाति के व्यक्ति जब किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी अधिक होगी तो पार्टी उसी को टिकट देना पसंद करेगी, क्योंकि उस जाति से जुड़े हुए सारे लोग उसको वोट देंगे। अगला पॉइंट आता है सरकार में जातिगत प्रतिनिधित्व। और दूसरा बात आती है जब सरकार चुन जाती है, बन जाती है, तो सरकार क्या करती है, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हर जाति से लगभग जितने भी हमारे असेंबली हैं, लगभग 543 असेंबलियां हैं हमारे देश में लोकसभा की जो चुनाव क्षेत्र हैं, तो उनमें से लोग हमारे जो सरकार है वो क्या करती है, हर जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए हर जाति के व्यक्तियों को अपनी सरकार में लाने की कोशिश करती है। अगला पॉइंट आता है जातिगत भावनाओं को उकसाना। ऐसे में एक पार्टी जीतने के लिए दूसरी पार्टी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, अपने पार्टी या अपने समुदाय की जातियों को काफ़ी हायर बताती हैं, अच्छा बताती हैं, और दूसरे की जो भावना है जातियों की उनके साथ वो खिलवाड़ करती हैं। ऐसे में क्या होता है, उनमें टकराव की भावना पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो राजनीति है उसमें जाति के विविध रूपों को हम देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो जाति की व्यवस्था है उसी के आधार पर चुनाव परिणाम क्या होते हैं, तय होते हैं। जो ज़्यादा पार्टी जिस जाति के लोग, जहाँ पर बहुसंख्यक लोग हैं, उनको टिकट देगी और वो ही क्या होगा, उम्मीदवार जीत जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है भारत में? क्या भारत में केवल चुनाव परिणाम जो हैं जाति के आधार पर ही तय होते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। हमारे जो मन में ये भावना आती है, ये धारणा आती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी जाति भारत में चुनाव परिणामों को जिताने में किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती। इसके कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1 पहला पॉइंट है कि देश की किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक जाति का बहुमत नहीं है। यानी हम देखें हमारे जो भारत में 543 संसदीय क्षेत्र हैं, उन संसदीय क्षेत्र में कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर एक जाति का बहुमत हो। वहां कई तरह तरह की जातियां रहती हैं, इसीलिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही जाति का उम्मीदवार वहां पर नहीं जीत सकता। अगला पॉइंट को हम देखते हैं कि कोई एक पार्टी किसी जाति के 100% वोट नहीं पा सकती। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक ही जाति के रहते हैं, तो क्या सारे लोग उस पार्टी को लोग वोट दे देंगे, एक ही पार्टी को वोट दे देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखें ये एक पूरा का पूरा निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में हम देखें कि एक ही जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं।
एक ही जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी जाति हो, इसमें एक जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। अब 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 1 2 3 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में चारों पार्टियां जो हैं वो क्या करेंगी, यहाँ के बहुसंख्यक समाज जो है, जो ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं, उन्हीं को अपना उम्मीदवार चुनेंगे। यानी ये ए जाति है जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है, बी जाति है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और सी जाति है वो और कम पाई जाती है। हम यहाँ पर कहें कि ए जाति के जो लोग हैं इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। तो अब हम देखें पार्टी ए क्या करेगी, वो भी अपना उम्मीदवार ए जाति से उतारने की कोशिश करेगी। बी है वो भी अपना उम्मीदवार किससे उतारने की कोशिश करेगी, ए से उतारने की कोशिश करेगी। सी है वो भी उतारने की करेगी, और डी है वो भी उतारने की कोशिश करेगी। इस तरह से हम देखें कि एक ही जाति के लोगों के पास कई सारी पार्टियों के उम्मीदवार मौजूद होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी को क्या नहीं हो सकता कि 100% वो वोट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही जाति के लोग हैं और अपनी अपनी जाति के ही इसमें क्या है, अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए किए हुए। ऐसे में वो सारे वोट सब पार्टियों को जा सकते हैं। तो ऐसे में भी हम कह सकते हैं कि भारत में चुनाव परिणाम जाति के आधार पर तय नहीं होते। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। कई मतदाताओं के पास तो जातिगत उम्मीदवार ही नहीं होते। अब हम यहाँ पर देखें, इसमें अब सारे के सारे लोग जो हैं अलग अलग पार्टी के हैं। ये जो लोग हैं बी और सी, इनके पास ये जिस जाति के हैं उस जाति का कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ रहा। ऐसे में क्या है, इनके पास खुला ऑप्शन है, ये इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं। यानी इनके लिए जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकेगा, इनकी समझ के अनुसार वो उसको क्या करेंगे, चुनेंगे। तो इस तरह से जिन मतदाताओं के पास कोई जातिगत उम्मीदवार नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी को दे, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जाति निर्णायक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है सत्तारूढ़ी दल और नेताओं को हराना। हम देखें कि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोकसभा के और विधानसभाओं के। तो हम देखते हैं कि जो पार्टी जिस समय सत्ता में है अगले ही चुनाव में वो हार जाती है। अगर ये कोई पार्टी सत्ता में है, वो जाति के वोट के आधार पर सत्ता में आई, तो अगली वर्ष हार क्यों गई, क्योंकि उसकी लोकसभा क्षेत्र में या उसके जहां वो चुनाव लड़ता है उसको तो फिर से लोग वोट दे देते एक जाति के आधार पर। लेकिन क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो सरकारें हैं वो हार जाती हैं। नेता हमारे क्या करते हैं, अगले वर्ष जिस चुनाव क्षेत्र में जाति के आधार पर अगर वो जीता है तो फिर हार क्यों गया, क्योंकि उसको तो फिर से लोग अपनी जाति के अनुसार वोट देते थे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग हार जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो चुनाव परिणाम होते हैं वो जाति के आधार पर परिणाम तय नहीं हो सकते। लोग अपने तरीके से अपने आप के लिए एक अच्छा उम्मीदवार को चुनते हैं। अब अगला पॉइंट है वो है राजनीति में जाति की भूमिका। राजनीति में जाति की भूमिका हमने देखा, पिछले जो हमने देखा था लैंगिक मसले और धर्म के बारे में, उसमें भी क्या है, हर चीज के 2 पहलू हो सकते हैं। एक नकारात्मक पहलू हो सकता है और एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। तो इसी तरह से जब राजनीति में जाति आ जाती है तब उसके क्या होते हैं, 2 ही पहलू हो सकते हैं। कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले राजनीति में जाति की भूमिका को देखें सकारात्मक रूप में, तो कुछ एक पॉइंट हैं। जैसे पिछड़ी जातियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अब राजनीति में जब जाति आ जाती है, जाति में जब राजनीति आ जाती है तो क्या होता है, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो लोग पिछले पायदान पर, जिनकी आवाज़ों सरकार तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे में राजनीति करके जो पॉलिटिक्स हैं वो क्या करते हैं, निचले स्तर के लोगों की आवाज़ों को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। ऐसे में यह एक सकारात्मक तरीका है कि पिछड़े लोगों की आवाज़ों को उठाने के लिए। अगला पॉइंट आता है निर्णय निर्माण में दलित और पिछड़े लोगों का भाग। हमारे देश में संविधान में जो कुछ बातें लिखी जाती हैं उसमें सभी जाति, सभी दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों की भी भूमिका हो। ऐसे में यह जो राजनीति है, जातिगत राजनीति है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हर जाति को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल हों और वो लोग जीतें, चुनाव जीत कर, और हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें आएँ और उसमें जितने भी
हमारे देश के निर्माण में जितने भी कानून से नियम बनते हैं उनमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा जातिगत आधार पर हो पाता है, अन्यथा की श्रेणी में उनकी कोई पूछ नहीं हो पाएगी, बूझ नहीं हो पाएगी और वो अपने आप को संविधान से अलग महसूस करेंगे। तो यह भी एक सकारात्मक पहलू है। अगला पॉइंट आता है भेदभाव के खिलाफ राजनीतिक संगठन उठाना। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़ी जातियां हैं जिनके साथ आए दिन क्या होता है? भेदभाव होता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं संगठन बनाकर उन लोगों की आवाज़ों को उठाती हैं। तो यह भी क्या है? एक सकारात्मक पहलू है। इधर अब हम बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। जब राजनीति में जाति आ जाती है तो उसके क्या क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं? तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि लोकतंत्र में राजनीति, जातिगत राजनीति का खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लोकतंत्र के जातिगत राजनीति खतरनाक होती है क्योंकि ऐसे में लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है। जब तक लोकतंत्र में जातिगत राजनीति होती रहेगी, जाति के आधार पर एक जाति के लोगों को फायदा होता रहेगा, दूसरी जो जाति के लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा, तो एक लोकतंत्र की जो विशेषता है कि सभी लोग समान होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं, उसके ये खिलाफ हो जाएगा। इस तरह से ये एक नकारात्मक पहलू है। दूसरा है अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटता है। हम देखते हैं कि जब जातिगत पॉलिटिक्स होती है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ आपस में टकराने लगते हैं और उसमें अगर राजनीति होने लगे, राजनेता एक दूसरे के पक्ष में आकर सपोर्ट करने लगें या एक दूसरे के साथ आकर काम करने लगें, तो ऐसे में क्या होता है? जो हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाता है, हम उनको नहीं कर पाते और हम जाति पॉलिटिक्स में फंसे रह जाते हैं। अगला पॉइंट आता है इसका जो सबसे ज़्यादा जो कारण है, जब राजनीति में जाति आ जाती है या जाति में राजनीति आ जाती है तो दोनों समुदायों में आपस में टकराव होने लगता है, इससे तनाव बढ़ जाता है, विवाद आपस में होने लगता है। जब विवाद ज़्यादा बिगड़ जाता है तो आपस में हिंसा भी होने लगती है। इस तरह से राजनीति में जाति आने से एक ये बहुत बड़ा नुकसान भी होता है और आए दिन हम कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों को देखते रहते हैं। तो अब तक हमने इस पार्ट के जो तीनों पॉइंट थे, धर्म, जाति और लैंगिक मसले, अब तक हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो अब हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं और अगर आपने अभी तक इसके और वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इनको देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।